मैं अस्पताल के मीटिंग एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर घूर के देख रहा था। मैंने उस पर एक नजर डालकर फौरन हटा ली। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने यह सुना था कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्द से इलाज करवा सकती थी। मैं उस उलझन में शिकार थी कि न जाने वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं उससे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा भी था कि वो मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। उसने आज तक जितने भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उसे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, मिसेस पंकज कौन है? मेरा पति कहने लगा कि ये मेरी बीवी है। मैंने पंकज का हाथ पकड़ लिया, वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि पंकज मेरे साथ डॉक्टर के पास जाएं। पंकज ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही से ही जवाब देना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था कि आखिर डॉक्टर के तौर पर किसी मेल का औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े शहरों में यह बातें गलत नहीं समझी जाती थी, लेकिन मैं गांव से थी। अब शादी के बाद पंकज के साथ शहर रहने लगी थी, लेकिन मेरा ताल्लुक गांव से ही था, इसलिए बेहद झिझक रही थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गए। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। उसके बारे में मेरे पति ने कहा था कि वो एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर है। आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफी उम्रदराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो नौजवान डॉक्टर था, यही कोई पंकज की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा कि दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। यह सुनकर मेरा दिल और बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाजा लॉक कर दिया और वह कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मैं तो यह सुनकर शर्म से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 4। फिर पूछने लगा, पति से ताल्लुक बनाते वक्त खुशी होती हो या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नजरें झुक गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी पेट से हुई थी? मैंने कहा कि शादी के 1 साल बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मैं उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी क्योंकि वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया था। मैंने जानबूझकर डॉक्टर से सच छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे पेट में ही मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि सामने बेड पर लेट जाएं। मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूँ आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वह मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं? मुझे लगा जैसे उसके लफ्जों में तंज था। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वह कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगे कि मैंने अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। उनमें से तो कभी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही एतराज था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही हैं। यह कहते डॉक्टर ने सामने टेबल पर रखी बेल बजाई और वह नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि उनके पति को अंदर बुलाएं। कुछ देर बाद ही पंकज नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी चेकअप करने को तैयार नहीं है।
यह कह रही हैं कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपको मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर पंकज ने मुझे गुस्से वाली नजरों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी बीवी का मन बनाएं कि उसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब दिल से राजी हो जाएं तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर पंकज ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नजरें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए पंकज मुझे यही बातें सुनाते रहा कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो और हर जगह से मुझे मायूसी हुई है। उस डॉक्टर की गारंटी है कि उसके इलाज गारंटी से होती है और केस कभी भी खराब नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर सूरत में अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए और तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त जरूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। पंकज के मुंह से ये बातें सुनकर मैंने तड़पकर पंकज की तरफ देखा। मैंने कहा कि पंकज, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरा अबॉर्शन करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करे। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने पंकज से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसा इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर पंकज ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। लेकिन अगर मैं उसे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वह गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले तो वह और भी ज्यादा बढ़ा देता। वह ऐसा ही था, जज्बाती। इन 4 सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी भी बात पर एतराज उठाना पंकज को गुस्सा दिला देता है और गुस्से में वह पागल हो जाता है और फिर उसे कुछ भी नजर नहीं आता और पंकज का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे को जो लाड प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने हमेशा गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी दोनों टांगे इसी एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर जिंदगी जीने की उमंग खत्म हो गई थी। वह चारपाई पर पड़े अंदर ही अंदर घुटते रहते थे और जब मैं 15 साल की हुई तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले काम करती थी। पापा के जाने के बाद तो उन्होंने वैसे ही काम करना था क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था और कमाकर मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। मम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वो मेरी फीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती कि पढ़ाई के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे जिंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब जिंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 20 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली का मायका हमारे गांव में ही था। एक बार जब वो अपने मायके आई तो मुझसे भी मिलने आई और अपने इकलौते बेटे पंकज के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उनसे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मम्मी की सहेली को मैं बहुत पसंद आ गई थी और वैसे भी वो मम्मी का भी बोझ हल्का करना चाहती थी क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए अपने बेटे पंकज के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी और पंकज की शादी को 5 महीने ही हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक कर निकली थी।
क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर की ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही पंकज गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाजा बड़े जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजा का ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी सामत है। मुझे तो ये इंसान दिमागी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे एक बात समझ ही नहीं आती थी कि कब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएगी और ये मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख देगा। जैसे मैं घर के अंदर दाखिल हुई उसने मुझे बाजू से दबोचकर पकड़ा और घसीटने के अंदाज से कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लाकर गिराया और कहने लगा, बहुत ज्यादा जबान चलानी आ गई है तुम्हें मेरे सामने। तुम जानती हो कि मुझे बेहद पसंद नहीं है, यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी आज माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज के साथ पेश आना। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम खामोशी से उससे चेकअप करवाओगी। जिस कदर गुस्से से पंकज मुझसे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात से इनकार करूंगी तो मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी, जुनूनी। गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह मुझे उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वह मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराने लगा था। फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं बेड पर खामोशी से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी कि कौन सा चेकअप था जो लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा कि आपने लाइट क्यों बंद की है? वह कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। यह कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वो भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। अब वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी पंकज से हुई थी, वो दोनों माँ बेटा ही थे। पंकज का ना कोई भाई था न बहन, उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन पंकज का रवैया मेरे साथ ऐसा था कि कभी आग तो कभी पानी। उसके मिजाज से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात को भी नजरअंदाज कर जाता और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी वो पंकज से मेरी खातिर लड़ जाती थी। कहती थी, क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो, वो तो तुम्हारे सामने उफ भी नहीं करती। खुद में थोड़ा बदलाव लाओ, अब तुम शादीशुदा हो। हर वक्त का गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 1 महीना गुजरा था और 1 महीने में ही मैं पंकज से तंग आ चुकी थी। इस 1 महीने के अरसे में कई बार मैंने विनती करते करते रोते हुए पंकज को मनाया था। अगर वो किसी बात पर नाराज हो जाता और जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती, वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वो मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। छोटी छोटी बातों पर ही वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो, कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसा उसे पसंद है मैं वैसा ही काम करूं, लेकिन वो किसी तरह से भी राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो जो हाल मेरा पंकज ने किया था, सुनने वालों की शायद रूह कांप उठे। उन दिनों जब मैं पेट से हुई तो मेरी तबीयत सुस्त थी, इसलिए मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाए और यह खुशखबरी सुना दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हो सकता है कि यह खबर जब पंकज को मालूम होगी तो वह सुधर जाएगा और मेरा ख्याल रखने लगेगा। लेकिन यह मेरी एक गलतफहमी थी। जैसे मेरी सास ने पंकज को यह खबर सुनाई तो एकदम ही वह गुमसुम सा हो गया था और आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। मुझे लगता था जैसे वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है, दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा था। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। यह तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में आई तो वह बहुत सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। जब मैंने साइड टेबल पर देखा तो वह सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मुझे कमरे में आता हुआ देखा तो कहने लगा कि हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिल औरत, कुछ तो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चों की जिम्मेदारी में मुझे नहीं पड़ना। पंकज के मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, पंकज, ये तो भगवान की देन है और भगवान की मर्जी से होता है, मेरे चाहने न चाहने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर पंकज कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी।
भगवान की मर्जी नहीं चलेगी। जब मैं चाहूंगा तब वो इस दुनिया में आएगा और जब मैं नहीं चाहूंगा तो कोई भी उसे दुनिया में नहीं ला सकता। पंकज की जबान से ऐसी बोल सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वह कहने लगा कि अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। यह सुनकर मैंने अचानक ही पंकज की तरफ देखा था। मैंने कहा, पंकज, मैं ये सब नहीं करवाऊंगी। यह तो एक गुनाह है। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं उस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। पंकज गुस्से से कहने लगा, तुम होती कौन हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, उसका फैसला भी मैं ही करूँगा। मुझे उसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। यह कहने के बाद उसने लैंप बंद किया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि न जाने अब वो क्या करेगा। सुबह पंकज के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। पंकज कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी कि पंकज, वो कहीं नहीं जाएगी और खबरदार, जो तुमने बच्चे को खत्म करवाने के बारे में भी सोचा तो। पंकज ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई थी और गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक घर नहीं आया था। अब मुझे पंकज की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वह अंधा हो जाता था और कुछ भी कर गुजरता था। मेरी सास मुझे तो कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन वह भी परेशान लग रही थी। 3 दिन बाद पंकज आया तो तब भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने खाना रखा तो उसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरी सास भी यह सब तमाशा देख रही थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ, तुम कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास पंकज को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि उसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच चुकी थी कि मैं अब उसकी बात पर कोई एतराज नहीं करूंगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। अब मुझे जिंदगी यही पंकज के साथ गुजारनी है तो फिर मैं पंकज के साथ लड़ झगड़ कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही पंकज कमरे में आया, इससे पहले कि मैं उससे ये सब कहती कि वह जो चाहता है कर ले, लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगा। मैं चीखती चिल्लाती रही। कहने लगा, मैंने बहुत आसानी से इस झंझट को खत्म करवाना चाहा था, लेकिन तुम भूल गई कि तुम मुझसे जिद करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे इस झंझट को खत्म कर दूंगा। मेरी सास मेरी चीख सुनकर दरवाजा बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा दहल उठा था और मेरी चीखों को सुनकर वो परेशान हो रही थी और रो रो कर दरवाजा बजा रही थी। पंकज से मिन्नतें कर रही थी कि पंकज, प्लीज दरवाजा खोल दो, ये जुल्म मत करो। लेकिन पंकज ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान सी हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कई घर में चीखें सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाजा बजा रही थी। पंकज से कह रही थी कि पंकज, भगवान के लिए जुल्म मत करो, दरवाजा खोलो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन पंकज ने दरवाजा नहीं खोला जब तक कि उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से वजूद को खत्म न कर दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। पंकज ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर पूरी तरह से घबरा उठी थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोती हुई पंकज के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए इसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वह तो पत्थर बना बैठा हुआ था। मेरी सास ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन मैं अस्पताल में रही और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। पंकज ने मुझसे बिल्कुल ही बातचीत बंद कर रखी थी। मैंने भी पंकज से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी पंकज ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं उस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी न देखूं। आज अपनी गलती का बुरी तरह से पछतावा हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं उस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी जिंदगी गुजार लेती। लेकिन अब मैं लाचार थी, उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला न मेरा बाप था और न मेरी माँ और न ही मेरे पास पढ़ाई थी। और पंकज मेरी उसी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी और मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वह भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन पंकज खुद ही मुझसे बात करने लगा।
मेरा दिल तो नहीं था कि मैं पंकज से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए पंकज से बातचीत करना शुरू कर दी। फिर उसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था, या तो पंकज के साथ जिंदगी गुजारती या फिर वापस अपने मायके चली जाती, और मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने पंकज से बातचीत करना शुरू कर दी, और जो कुछ हो चुका था और जो मैं खो चुकी थी वह मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक पंकज मुझे न जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। उसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वो थी तो मेरी फिर भी हिम्मत बनी रहती थी, और पंकज तो ऐसा था जैसे कि आजाद हो चुका था, क्योंकि शायद पहले माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। अब तो रोज मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता, कभी बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से ख्वाहिश खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब पंकज ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, तो फिर उसने मुझे दवाई खिलानी छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो 1 साल गुजर चुका था। फिर पंकज मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे पति ने मेरे साथ जो जुल्म ज्यादती की थी, शायद उस वजह से भगवान ने यह खुशी मुझसे छीन ली थी, और फिर मुझ पर यह राज भी खुल गया कि पंकज को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद पंकज के बजाय अपने पोते पोती के नाम कर गई थी, इसलिए पंकज को जो भी औलाद होगी वो सारी जायदाद की असली हकदार होगी। जब तक कि पंकज की कोई औलाद नहीं हो जाती, तब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहती और पंकज को सिर्फ लिमिटेड खर्चा दिया जाता। यह बात भी गुस्से में एक दिन पंकज ने मुझसे लड़ते लड़ते कह दी थी, और मैं समझ गई थी कि उसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी जो उसकी माँ ने पंकज की आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में पंकज को मालूम हुआ तो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी मैं कितने दिन तक बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं उस अस्पताल के प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद न था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था, जी हाँ, सब काम ठीक ठाक से हो चुके हैं। अरे आपकी बीवी पेट से है और 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म भी देगी। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी, और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो है ना आप? मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, अभी आप किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन पेट से हो चुकी है? डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि आपका ही तो इलाज कर रहा था। आपके पति की इजाजत से मैंने आपका इलाज किया है। मैंने कहा, मैं कब से बेहोश हूँ? क्या किया गया है मेरे साथ बताइए, क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो कहने लगा, आप सिर्फ 3 दिन से बेहोश हैं। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके पति को इलाज चाहिए थी और वो एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रही थी, इसलिए ये सब किया और वो हो गया जो आपका पति चाहता था। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कैसी अंधेरी नगरी थी। मुझे पंकज से नफरत सी महसूस होने लगी थी। वो अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता था, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटा को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, उस दिन पंकज अपने ऑफिस में था। जब फोन पर डॉक्टर ने उसे यह खबर सुनाई तो तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंच रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे को 1 मिनट देखना भी उसके नसीब में नहीं था। वह उस वक्त मर चुका था। मुझे उसके मर जाने का कोई अफसोस न था। पंकज जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगा था, तो भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत सिर्फ भगवान का हक है। ऐसे ही कुछ दावे पंकज भी कर रहा था कि जब वो चाहे अपने बच्चे को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे उसे मार सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इंसान से बढ़कर जो है वो भगवान है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया था। पंकज की बॉडी को घर लाया गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग समझ रहे थे कि मुझे पंकज की मौत का सदमा लग गया है,
इसलिए मेरी आंखों से आंसू नहीं गिर रहा है। लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे पंकज के जाने का कोई दुख नहीं था। पंकज के जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिलो जान से लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने पोता पोती के नाम कर रखी थी, जो अब कानूनी तौर पर मेरे पास आ चुकी थी। और इतनी प्रॉपर्टी थी कि अब मैं जिंदगी भर भी बैठकर खाती तो आराम से मेरी जिंदगी कट सकती थी। मैंने अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।